हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवराम यादव। जैसा कि आपको पता है कि एपीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रोज शाम को 7 से 8 बजे के बीच में राजस्थान सीएचओ के ट्यूशन हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी की सीरीज के अंदर आज अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक नया टॉपिक है और उसका नाम है एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, सेशन का पहला क्वेश्चन। और उसके अंदर टॉपिक का नाम है एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। राजस्थान सीएचओ के अंदर ज्यादा इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे ओबीजी हो या पीडियाट्रिक सब्जेक्ट हो या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो। तो उसी को बेस बनाते हुए सबसे पहले अपने कम्युनिटी स्टार्ट की थी, लगातार क्लासेस इसमें रन कर रही हैं। तो उसमें आज बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसके अंदर क्वेश्चन वन टू वन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का मतलब है कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू एंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। और जो ये स्टेटमेंट है वो कौन सी संस्था के द्वारा दिया गया था, कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बताया गया था कि वाटर के अंदर वाटर की जो क्वालिटी है वो प्योर होनी चाहिए। और होलसम का मतलब होता है कंप्लीट। होलसम का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कंप्लीट। इसका मतलब इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट उसकी रहती है वो कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो होलसम का मतलब यहाँ पे कंप्लीट रूप से वो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। और जो वाटर की क्वालिटी है वो कैसी है? प्योर कैटेगरी की है। तो कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू एंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम, मतलब वाटर की जो सप्लाई होती है ये एंश्योर करती है कि वो प्योर होना चाहिए और उसमें कंप्लीट रूप से न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट या ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बता रही है। तो उसके अंदर पहला जो ऑप्शन है वो डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूएचओ ने दी थी। या सेकंड कंडीशन है पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसने ये डेफिनेशन दी थी। या थर्ड कंडीशन है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का जो डिपार्टमेंट होता है हर लेवल पे अलग अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है और नेशनल लेवल पे होता है। तो और जो डब्ल्यूएच है वो इंटरनेशनल लेवल पे, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने दी थी। या लास्ट ऑप्शन है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। ये वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो वाटर को सप्लाई करने वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्होंने ये इसके बारे में बताया था। ये एंश्योर किया था कि वाटर की सप्लाई बिल्कुल प्योर और होलसम कंप्लीट रूप से जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये किसने बताया था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डब्ल्यूएचओ। ये इसका मतलब ये है कि ये जो कंटेंट या ये डेफिनेशन जो वाटर सप्लाई से रिगार्डिंग है वो कौन से इंस्टीट्यूट ने दिया था? तो डब्ल्यूएचओ ने इसके बारे में बताया था। और उसका मीनिंग ये है कि वाटर की सप्लाई है वो एंश्योर कैसे होगी कि उसके अंदर वो कंप्लीट प्योर होना चाहिए और उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट रहने चाहिए। इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। वो दूसरा जो है इसको समझते हो, अगर आपको क्लियरली आ रहा है ये डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ ने दी तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन ऑप्शन इसमें एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पूछा जाए तो दूसरा ऑप्शन इसमें बता रहा है कि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब देखो इसमें पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो इसमें वाटर का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो अपने आप ही क्या हो जाए इसके अंदर एलिमिनेट है वो देखने को मिलेगा। सेकंड कंडीशन है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। अब देखो यहाँ पे वाटर से रिलेटेड चीज है। अगर यहाँ पे किसी प्रोग्राम्स के बारे में, किसी कैंपेन के बारे में, किसी डिजीज के बारे में कंडीशंस आती तो वो कंडीशन डेफिनेटली है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को जाती। तो इसलिए आंसर गलत हो गया। फोर्थ वन आंसर है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। अब इसमें सप्लाई तो हो रहा है लेकिन ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो ये डेफिनेशन प्रोवाइड कर सके, मतलब ये रिक्वायरमेंट के आधार पर सप्लाई इसमें कंटिन्यू रहती है। लेकिन क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो डेफिनेशन किसने बताई थी? डब्ल्यूएचओ ने बताई थी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में लैंग्वेज थी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू एंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम, मतलब कंप्लीट, कि वाटर की सप्लाई एंश्योर करती है कि उसकी जो क्वालिटी है वो प्योर होनी चाहिए और उसके साथ साथ में कंप्लीट उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो डेफिनेशन है वो आपके डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग दी गई थी। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अंदर सेफ वाटर इज, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सेफ वाटर इज,
कि वाटर सेफ सप्लाई और सेफ वाटर कंटेंट उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो सेफ कैसे, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहने चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर जो पहला आंसर पहला ऑप्शन है फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, मतलब वाटर के अंदर कोई भी केमिकल्स है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहनी चाहिए जो हेल्थ के लिए क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं, तो एब्सेंट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन प्लीजेंट ऑफ टू टेस्ट, मतलब टेस्ट के अंदर कैसा होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा नहीं इरिटेट करने वाला नहीं हो या फिर अनप्लीजेंट उसका टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो प्लीजेंट टेस्ट होना चाहिए, ये सी क्वालिटी होगी। थर्ड वन है यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो तीन क्वालिटीज वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें पूछा है सेफ वाटर इज, तो सेफ वाटर किस में काउंट होगा, मतलब ये पॉजिटिव साइन है वाटर का, तो पॉजिटिव साइन में तीनों कंडीशंस के अंदर क्या आ रही है, पॉजिटिव साइन के अंदर इंक्लूड हो रही है, जिसके अंदर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, मतलब वाटर के अंदर किसी प्रकार के केमिकल्स प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए। सेकंड वन कंडीशन है प्लीजेंट टू टेस्ट, मतलब टेस्ट के अंदर वाटर है वो बिल्कुल एक तरह से ऐसा होना चाहिए जो इरिटेट करने वाला नहीं हो, मतलब उसके अंदर पिए पानी अगर कोई ड्रिंक करता है तो उस कंडीशन के अंदर उसको अनप्लीजेंट फील नहीं हो, तो वो कंडीशन। थर्ड कंडीशन है यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस, मतलब वाटर की सप्लाई है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी क्या होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। तो तीनों इसमें जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, सेफ वाटर के लिए प्रेफरेबल है, इसलिए तीनों ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएंगे, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों आंसर इसके अंदर क्या रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। तो ये तीनों जो क्वालिटीज है वाटर सेफ वाटर के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और राजस्थान सीएचओ के अंदर ये कंफर्म है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी वो सेम उसी प्रकार से मिलेगी, या बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन, बिल्कुल आपको बेसिक्स नॉलेज है वो नर्सिंग के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, ओबीजी नर्सिंग हो या पीडियाट्रिक नर्सिंग हो या बेसिक ह्यूमन लाइफ हो या जनरल अवेयरनेस हो, वो आपको पता रहना चाहिए। तो डीप जितना आप सुपरफिशियली पढ़ोगे उतनी ज्यादा क्वेश्चन है वो अचीव कर पाओगे, जितना डीप पढ़ोगे वो कंडीशन तो आपको नोट सेट के लिए करनी है। तो राजस्थान सीएचओ के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है ओवर क्राउडेड हाउस कोजेज, मतलब घर है और उसके अंदर ओवर क्राउडेड है, मतलब एक ही परिवार है और उसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मतलब ओवर क्राउडेड एरियाज है या हाउस यहाँ पे दे रखा है तो हाउस है, ओवर क्राउडेड हाउस है, वो इन चारों कंडीशंस के अंदर किसको लीड करता है। तो पहली जो कंडीशन है वो है रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज, मतलब ओवर क्राउडेड एरिया है या हाउस है कोई भी चीज, तो उसके अंदर वो कोज क्या कर देगी, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज, पहला आंसर ये कर रहा है, पहला ऑप्शन ये कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, मतलब जीआई कोई भी डिजीज हो सकती है, मतलब ओवर क्राउडेड एरिया की एरियाज की वजह से क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हो सकती है। थर्ड वन कंडीशन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब सीवियर से कोई भी डिजीज हो सकती है इसकी वजह से। फोर्थ वन कंडीशन है कंजेनाइटल डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज। तो चार ऑप्शन के अंदर आपको इसमें ओवर क्राउडेड एरियाज हाउसेज या एरियाज के अंदर इन कंडीशंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट पहली कंडीशन है रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज। अब देखो ओवर क्राउडेड एरिया है, इसका मतलब कम सरफेस एरिया है या कम जगह है, कम लैंड है, उसके ऊपर ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वो कंडीशन किसको लीड करती है, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है कहीं पे अगर ओवर क्राउड है तो उस कंडीशन के अंदर किसी एक पर्सन के अंदर अगर मान लो कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है तो वो लीड करती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को। और मान लो उसको ऐसी प्रॉब्लम है या कोई भी उसको स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो स्किन की प्रॉब्लम है वो एक पर्सन टू सेकंड पर्सन के अंदर क्या हो सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है या उसके अंदर ट्रांसफर हो सकती है। तो ओवर क्राउडेड एरियाज का ये नेगेटिव इंपैक्ट है कि उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज उसके अंदर देखने को। बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। तीनों ऑप्शन गलत क्यों है कि सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या पूछ रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, मतलब जीआई डिजीज कोई पर्सन है, मान लो किसी भी पर्सन को अगर गैस्ट्राइटिस हो रहा है, अगर किसी भी पर्सन को गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो गैस्ट्राइटिस ऐसी कंडीशन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है। तो ओवर क्राउडेड एरिया है उसके अंदर किसी एक आदमी के अंदर गैस्ट्राइटिस है तो वो कंडीशन दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलेगी, तो वो लीड नहीं करती है। सेकंड कंडीशन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कोई भी सीवियस डिजीज है जैसे मान लो एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो वो कंडीशन किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलेगी, तो ये भी ओवर क्राउडेड का क्या होगा, इसमें एलिमिनेट कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन है कंजेनाइटल डिजीज, मतलब एट बर्थ कोई अगर डिजीज प्रेजेंट है तो वो भी दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती।
तो इन सभी को देखते हुए जो पहला आंसर है वो इसके अंदर सुटेबल रहेगा। रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज है वो ओ पॉल्यूटेड एरियाज के अंदर प्रेजेंट रहती है, उसके अंदर ज्यादा उसमें चांसेस रहेंगे, रिस्क रहेगी फैलने की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है इन नॉर्मल सोइल्स, सोइल मतलब मिट्टी, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स। इसका मतलब सिंपल सा है कि नॉर्मल सोइल है, उस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस किसके बीच में, वेल का मतलब यहाँ पे कोई चीज जो खाई है, कुआ है वो, और सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स मतलब जो सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स के अंदर जिससे अपन इन्फेक्शन फैल सकता है या फिर किसी इन्फेक्शन के लिए, किसी डिजीज के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स और वेल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब वेस्ट को अगर डालते हैं तो उसके अंदर कितना डिस्टेंस उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर, मतलब 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है शुड नेवर बी लेस देन 10 मीटर्स, 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है शुड नेवर बी मोर देन 15 मीटर्स, 15 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है शुड नेवर बी मोर देन 10 मीटर्स, 10 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नेवर बी मोर देन 10 मीटर्स। तो देखो इसमें बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इसका। इन नॉर्मल सोइल्स, नॉर्मल सोइल के अंदर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वेल एंड द सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स, सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स और वेल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर्स, मतलब सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स और वेल के बीच में डिस्टेंस रहेगा वो 15 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब 15 मीटर वो रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुड नेवर बी लेस देन 50 मीटर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर डिजीज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट वेक्टर्स स्पेशली मॉस्किटोज दैट ब्रीड और फीड नियर वाटर आर, कंडीशन है क्वेश्चन की डिजीजेस कॉज्ड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स, मतलब डिजीज किसके कारण हो रही है, इंसेक्ट वेक्टर्स के कारण क्या हो रही है, डिजीज हो रही है। उसके बाद में स्पेशली मॉस्किटोज, किसके कारण हो रही है, स्पेशली मॉस्किटोज के द्वारा हो रही है। दैट ब्रीड और फीड नियर वाटर, मतलब वाटर के पास में उनका ब्रीड का मतलब यहाँ पे प्रजनन है, तो वाटर के पास में उनका ब्रीड हो रहा है और वो फीड कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, फूड इंटेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो वो किससे रिलेटेड होती है, तो पहली जो कंडीशन आती है वो है, पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, वाटर वाश डिजीज, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, वाटर वाश डिजीज कहेंगे। सेकंड कंडीशन है वाटर रिलेटेड डिजीज, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मतलब मॉस्किटोज के द्वारा बीमारी फैल रही है, बीमारी का जो कारण है मॉस्किटोज वहां पे क्या कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं और फीड कर रहे हैं वाटर के पास में, तो वो किस रिलेटेड डिजीज हो सकती है, वाटर रिलेटेड डिजीज हो सकती है। थर्ड कंडीशन है बोथ ए और बी, कि उसमें वाटर वाश डिजीज और वाटर रिलेटेड दोनों कंडीशन आ सकती है। और थर्ड वन कंडीशन है नन ऑफ द अबव, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि डिजीज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट वेक्टर्स, स्पेशली इंसेक्ट वेक्टर्स में स्पेशली कौन सा है, मॉस्किटो है, जो कि पानी के पास में ब्रीड कर रहा है और फीड कर रहा है। अब ये किससे रिलेटेड डिजीज हुई, देखो पानी के पास में है, तो ये कंडीशन जो राइट आंसर, पहले सुन लो, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा वाटर रिलेटेड डिजीज। कौन सी रहेगी, वाटर रिलेटेड डिजीज रहेगी। इसमें ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। वाटर वाश डिजीज का मतलब वाटर के अंदर, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, नियर, मतलब नियर का मतलब उसके पास में वो जगह, मॉस्किटोज है वाटर के पास में, जहाँ गंदा सफा रहता है, नाला रहता है, वहां पे जो मॉस्किटोज है उसके ऊपर या आसपास में क्या रहता है, भिनभिनाते रहते हैं, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे वो एक है कि ब्रीड करने के बाद ज्यादा बन रहे हैं और वहीं पे क्या कर रहे हैं, वो फीड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में डिजीज जो रहेगी वो किस रिलेटेड रहेगी, वाटर रिलेटेड डिजीज रहेगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, वाटर रिलेटेड डिजीज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ के अकॉर्डिंग तो है ही, इसके अलावा काफी सारी एग्जाम्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उनके अंदर भी क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब पॉइंट राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ के अंदर ये नोट सेट वगैरह के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ऑर्थोटोलेडीन आर्सेनाइट टेस्ट, OTA शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी पूछता है, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइट टेस्ट, या इसका कई बार क्वेश्चन आता है इसमें आर्सेनाइट एब्सेंट होता है, और सीधा पूछता है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, OT के नाम से भी पूछता है, जिसको अपन कहते हैं ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट या ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइट टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, मतलब ये टेस्ट किसके लिए करते हैं, जो ऑर्थोलिन आर्सेनाइट टेस्ट है वो किसके लिए यूज करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल, मतलब पानी के अंदर कितना क्लोरीन फ्री है उसके लिए चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन है पीएच ऑफ वाटर, वाटर का पीएच कितना होता है उसको यूज करने के लिए करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। थर्ड ऑप्शन है टर्बिडिटी ऑफ वाटर, वाटर की टर्बिडिटी कैसी है उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों सही, तीनों के लिए करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ऑर्थिलिन ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइट टेस्ट OTA इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इसका जो आंसर जाएगा वो है अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल, मतलब फ्री क्लोरीन का कितना अमाउंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन टेस्ट करते हैं, OTA ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइट टेस्ट इसके अंदर करेंगे। अब थोड़ी इसके अंदर जानकारी ले लो कि फ्री क्लोरीन रेजिडुअल के लिए ही OTA क्यों करते हैं या OTA क्या होता है। तो ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइट टेस्ट OTA, इसका जो मीनिंग होता है इसमें क्या करते हैं 10% OTA लेते हैं और इसको डिसोल्व करते हैं HCl के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर इसको क्या करेंगे, डिसोल्व करेंगे। मतलब OTA रिजेंट जिसका अमाउंट रहेगा 10% उसको HCl के अंदर क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, और जो रिजेंट अब जो बन गया है रिजेंट, उस रिजेंट को किस में डालते हैं, वाटर के अंदर। किस में डालोगे, वाटर के अंदर डालोगे। इसको वाटर में डालने के बाद में अगर इसका कलर अगर येलो कलर आ रहा है तो वो कंडीशन क्या करेगी, किसको डिफाइन करती है, वो कंडीशन डिफाइन करती है कि उस वाटर के अंदर फ्री क्लोरीन या कंबाइंड क्लोरीन, यहाँ पे देखो फ्री है और इस फ्री की जगह ये भी आता है कंबाइंड क्लोरीन, कि वाटर के अंदर फ्री क्लोरीन प्रेजेंट है या कंबाइंड क्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है उसमें फ्री रहता है, लेकिन यहाँ पे फ्री नहीं होकर के यहाँ पे वर्ड अगर कंबाइंड आ जाए तो भी उसका आंसर क्या जाएगा, अमाउंट ऑफ फ्री या कंबाइंड क्लोरीन रेजिडुअल। उसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइट टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्यों क्या होता है, OTA है उसका 10% सोल्यूशन लेते हैं और किस में डिसोल्व करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिसोल्व करने के बाद में जो रिजेंट बनता है, कंपाउंड बनता है, उसको किस में डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं। और पानी का अगर कलर, ये रिजेंट डालने के बाद में पानी का कलर अगर येलो हो जाए तो उस कंडीशन का मतलब ये होता है कि उस पानी के अंदर फ्री क्लोरीन या कंबाइंड क्लोरीन है वो प्रेजेंट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था राजस्थान सीएचओ के अकॉर्डिंग भी और अदर एग्जाम्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति के नाम से हिंदी में पेपर था तो हरित क्रांति के नाम से क्वेश्चन आया था कि वो GS का क्वेश्चन था, किसने दी थी, किसने हरित क्रांति के बारे में बताया था। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल वार्मिंग कोजेस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बिल्कुल इजी से ऑप्शन है इसके अंदर। पहली कंडीशन है इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाए वो कंडीशन। सेकंड कंडीशन है रिड्यूस फूड प्रोडक्शन कम हो जाए वो कंडीशन। इंक्रीज्ड सी लेवल रिजल्टिंग फ्लड्स, मतलब समुद्र का लेवल है ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगी, फ्लड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, बाढ़ वगैरह आएंगी। और नेक्स्ट लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही सही है इसके अंदर। बेसिकली ये है ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या होते हैं, मतलब अर्थ के अंदर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए। अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है
तो वो ग्लोबल वार्मिंग है। उससे क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला है इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है रिड्यूस फूड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। थर्ड कंडीशन है इंक्रीज, क्योंकि रिड्यूस फूड प्रोडक्शन की वजह से जो ह्यूमन है वो क्या करेगा, अलग अलग तरीके इजाद करेगा, किसके लिए? फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो वो क्लाइमेट को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, तो वो कारण हो सकता है। थर्ड कंडीशन है इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग फ्लड्स, मतलब अगर समुद्र का जो गहराई है उसका लेवल बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर वो किसको लीड करता है? फ्लड्स को, बाढ़ को भी लीड करेगा। ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों ही कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग को क्या करते हैं? लीड करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एनिमल डंग, क्रॉप रेसिड्यूज, ग्रास एंड लीव्स आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनिमल डंग्स, क्रॉप रेसिड्यूज और ग्रास लीव्स आर डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुन रहे इसमें बिल्कुल इजी है। अगर इसके इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अंदर, इन वर्ड्स के अंदर अगर इसकी हिंदी अनुवाद आता है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे एनिमल डंग्स मतलब एनिमल का वेस्ट हो गया वो, क्रॉप रेड्यूस जो फसल होती है उसको काटने के बाद में जो बचता है वो, तो क्रॉप रेड्यूस, एंड ग्रास, और जो ग्रास होता है फसल के अंदर ही ग्रास हो गया वो किस प्रकार का वेस्ट है, मतलब एनिमल की जो खाद वगैरह होती है तो एनिमल डंग्स हो गए। क्रॉप रेड्यूस फसल को काटने के बाद जो वेस्टेज बचते हैं वो हो गया। इसके अलावा ग्रास को काटने के बाद में बचता है वो, तो ये जो वेस्टेज है वो किस प्रकार का वेस्ट है? तो एनिमल डंग, क्रॉप रेड्यूस, ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो एनिमल डंग्स, क्रॉप रेड्यूस और ग्रास तीनों ही कंडीशन किसको लीड करती हैं? एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर एरिया से करेंगे वेस्ट के अंदर लीड करेंगे। तो एनिमल डंग हो या क्रॉप रेड्यूस हो, फसल को काटने के बाद में बचता है वेस्ट वो, या फिर ग्रास वाला हो, तो दो तीनों ही कंडीशन किसको लीड करती है? एग्रीकल्चर वेस्ट को। मतलब ये जो वेस्ट है वो किस टाइप का वेस्ट है? बात ये सीधी सी कि जो एनिमल डंग्स हो गया, क्रॉप रेड्यूस हो गया और ग्रास, ये जो तीनों कंडीशन है वो किस प्रकार के वेस्ट की कैटेगरी में आती है? तो तीनों कंडीशन किस में आएंगी? एग्रीकल्चर वेस्ट की कैटेगरी के अंदर इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही है। अब देखो एक बात तो ये है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसके अंदर बिल्कुल सुपरफिशियली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो राजस्थान सीएचओ का एग्जाम हो या फिर यूपी सीएचओ का एग्जाम हो या बिहार सीएचओ का एग्जाम हो या फिर एमपी सीएचओ का एग्जाम हो, कहीं भी सीएचओ के एग्जाम होते हैं उसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड सुपरफिशियली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 100 में से मोस्ट ऑफ जो पोर्शन रहता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें बाकी सब्जेक्ट का रोल नहीं है, लेकिन एक होता है कि इंपॉर्टेंस जो जेन्युइन सब्जेक्ट को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को मिलती है। इसके अलावा ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी खूब आते हैं, पीडियाट्रिक्स से भी आते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये मटेरियल जो दिया जा रहा है एपीएस नर्सिंग अकेडमी द्वारा वो बेनिफिशियल है, तो और लोगों के साथ इसको शेयर करें। और अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट बिल्कुल बहुत ही शानदार है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और अगली क्लास का वेट करते रहना है। थैंक यू।